नमस्कार, मैं उदय तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में आज बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। उनका ये संबोधन ऑनलाइन हो रहा है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी समारोह में शामिल हैं। एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। हजारों लोगों का मुफ्त टेस्ट करवाना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में एक बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे चांसलर डॉक्टर सैयदना साहब की चिट्ठी भी मिली है। उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव में भी हर स्तर पर सहयोग देने की बात कही है। देश को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे ही संगठित प्रयासों से आज भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सफलता से मुकाबला कर रहा है। साथियों, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों हॉस्टल्स, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर्स, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। यहां की लाइब्रेरी में कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट है तो गीता रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। ये विविधता एएमयू कैसे और एएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की ही सिर्फ नहीं, देश की भी ताकत है। हमें इस शक्ति को न भूलना है, न ही इसे कमजोर पड़ने देना है। एएमयू के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे, हमें मिलकर इसके लिए काम करना है। साथियों, बीते 100 वर्षों में एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहां जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। मुझे बताया गया है कि अभी लगभग 1000 विदेशी स्टूडेंट्स हमारे यहां एएमयू में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में एएमयू की ये भी जिम्मेदारी है कि हमारे देश में जो अच्छा है, जो बेहतरीन है, जो देश की ताकत है, वो देखकर, वो सीखकर, उसकी यादें लेकर के ये छात्र अपने अपने देशों में जाएं। क्योंकि एएमयू में जो भी बातें वो सुनेंगे, देखेंगे, उसके आधार पर वो राष्ट्र के तौर पर भारत की आइडेंटिटी से जोड़ेंगे। इसलिए आपके संस्थान पर एक तरह से दोहरी जिम्मेदारी है, अपना रिस्पेक्ट बढ़ाने की और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाने की। आपको एक तरफ अपनी यूनिवर्सिटी की सॉफ्ट पावर को और निखारना है और
दूसरी तरफ नेशन बिल्डिंग के अपने दायित्व को निरंतर पूरा करना है। मुझे विश्वास है एएमयू से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक छात्र छात्रा अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ेगा। मैं आपको सर सैयद द्वारा कही गई एक बात, उस बात की आज याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, अपने देश की चिंता करने वाले का पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे, भले ही लोगों की जाति, मत या मजहब कुछ भी हो। साथियों, अपनी इस बात को विस्तार देते हुए सर सैयद ने एक उदाहरण भी दिया था। उन्होंने कहा था, जिस प्रकार मानव जीवन और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर के हर अंग का स्वस्थ रहना जरूरी है, वैसे ही देश की समृद्धि के लिए भी उसका हर स्तर पर विकास होना आवश्यक है। साथियों, आज देश भी उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव देश में हो रहे विकास का लाभ मिले। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां का प्रत्येक। हाथरस कांड में सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में दाखिल किया हुआ आरोप पत्र में अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज में बिटिया के आखिरी बयान को मुख्य आधार माना है। बयान में चारों आरोपियों संदीप, रामू, रवि और लवकुश पर सामूहिक दुष्कर्म करने और हत्या का प्रयास करने की बात कही गई थी। सीबीआई के आरोप पत्र में कई और अहम तथ्य सामने आए हैं और उसमें ये उजागर हुआ है कि मृतक के संदीप के साथ रिश्ते थे, दोनों में फोन पर बातचीत होती थी। बाद में बिटिया की तरफ से बातचीत बंद हो जाने पर वो काफी खफा था। हालांकि बिटिया के परिजनों ने बातचीत से इनकार किया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में सुबह भीषण हादसा हो गया। यमुना एक्सप्रेस वे पर एक कार कंटेनर से टकरा गई, इससे कार में आग लग गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। टक्कर के बाद कंटेनर में भी आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। प्रदेश कैबिनेट ने गृह विभाग के प्रस्ताव पर पुलिस महकमे की कंडम हो चुकी इमारतों को ध्वस्त करने की मंजूरी दे दी है। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस महकमे की कंडम हो चुकी इमारतों को गिराने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा था। कानपुर के सट्टा माफिया राजेश यादव उर्फ राजा का नेटवर्क नेपाल के अलावा गोवा में भी है। माफिया के इशारे पर कसिनो में सक्रिय गुर्गे हर दिन लाखों करोड़ों रुपए का सट्टा खिलवाते हैं। इसकी धरपकड़ को शहर पुलिस ने गोवा पुलिस से संपर्क किया है। नेपाल में रहकर सट्टा खिलवाने वाला राजा कुछ दिन पहले रकम बटोरने शहर आया था। पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। एसपी साउथ दीपक भूकर के मुताबिक जांच में पता चला है कि राजा के गुर्गे गोवा, काठमांडू समेत अन्य शहरों में भी हैं। विक्रू कांड में एसआईटी जांच में 11 सीईओ दोषी पाए गए हैं। इनके ही कार्यकाल में विकास दुबे, उसके रिश्तेदारों को और खास गुर्गे के शस्त्र लाइसेंस बने हैं। सभी का आपराधिक इतिहास होने के बाद भी लाइसेंस बन जाने की वजह से इन सीईओ के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है। डीआईजी ने मामले की जांच एसपी पश्चिम को सौंपी है। दरअसल विकास दुबे, उसके पिता राजकुमार दुबे, भाई दीपक दुबे, उसकी पत्नी अंजलि के अलावा उसके रिश्तेदारों के शस्त्र लाइसेंस भी बने थे। रामगढ़ ताल यूपी का पहला वेटलैंड होगा। अब निर्धारित दायरों में आवास, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने या उद्योग स्थापित करने पर पाबंदी रहेगी। इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ताल के आसपास 28 स्थानों पर वेटलैंड है। हर जगह निर्माण का क्षेत्रफल अलग अलग तय किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान दूसरे दिन सदन के पलट पर सरकार 4 विधेयक लाएगी।
इसके अलावा अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। फिर उत्तराखंड विनियोग अनुपूरक विधेयक 2020 को पारित कराया जाएगा। सदन में पूर्व में पारित 12 विधेयक अधिनियम बनेंगे। इस पर बुधवार को भी चर्चा होगी और पारित किए जाएंगे। इसके अलावा लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा रिपोर्ट आएगी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि हर की पौड़ी में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु रहते हैं और वहां कुंभ की भारी भीड़ के समय कोई घोड़ा दौड़ा सकता है, लेकिन 1998 के कुंभ में ऐसा हुआ था। सन्यासी अखाड़ों के बीच परस्पर खूनी संघर्ष हुआ और दोनों ओर से करीब 50 नागा घायल हुए और अनेक महामंडलेश्वर और एक शंकराचार्य को अपमान भी झेलना पड़ा था। हरिद्वार की एक कॉलोनी में हुई 11 साल मासूम की हत्या के मामले में अब पोस्टमार्टम के बाद दुष्कर्म की बात सामने आई है। जानकारी के अनुसार बच्ची ने रस्सी से बंधे होने के बावजूद भी खुद को छुड़ाने के लिए काफी देर तक संघर्ष किया है। बच्ची के शरीर पर संघर्ष के कई निशान भी मिले हैं। जिला अस्पताल के 4 चिकित्सकों के पैनल ने दरिंदगी की शिकार हुई बच्ची का पोस्टमार्टम किया। पूरी पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई है। दुष्कर्म में कितने लोग शामिल थे, इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। राजधानी दून और आसपास के इलाकों में पूरे दिन बादलों और सूरज की आंख मिचौली चलती रही। दिन के तापमान में गिरावट आई और तेज ठंड का एहसास हुआ। हालांकि रात के तापमान में मामूली सुधार दर्ज किया गया। वहीं आज की बात करें तो देहरादून में मौसम साफ बना रहा है। अनुपूरक बजट के जरिए उत्तराखंड सरकार ने 2293 करोड़ रुपए केंद्र सहायित योजनाओं के लिए जुटाए हैं। प्रदेश सरकार के लिए राहत की बात यह है कि कर्मचारियों के वेतन भत्तों के लिए जितने का अनुमान लगाया गया था उससे कम खर्च हुआ है। ऐसे में सरकार पर दबाव अब अपनी योजनाओं के लिए पैसा जुटाने का है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के 5 काम के सवाल पर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। एक और मनीष सिसोदिया ने इस मुद्दे पर बहस के लिए जगह और समय बताने को कहा है, तो दूसरी ओर शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने भी दिल्ली या उत्तराखंड में आमने सामने बैठकर जवाब देने की बात कही है। प्रदेश में भवनों की अधिकतम ऊंचाई बढ़ाने की तैयारी। टाउन प्लानिंग विभाग ने इसके लिए हाई राइज का नया बिल्डिंग वॉयलेज प्रस्ताव तैयार किया है। इसे प्रदेश को जोनवार बांटकर अलग अलग क्षेत्रों के लिए अधिकतम ऊंचाई तय की जाएगी। शासन से मंजूरी मिलने के बाद इसे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। अभी पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम 9 और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 30 मीटर ऊंचाई के भवन बनाए जा सकते हैं। एसटीएफ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जब्बार गैंग का शातिर बदमाश देहरादून से पकड़ा है। बदमाश के पास से देसी पिस्तौल भी बरामद किए गए हैं। बताया गया कि बदमाश सहस्त्रधारा रोड पर एक फ्लैट में रह रहा था। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बदमाश का नाम कपिल है और यह गैंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रोडवेज बसों में लूटपाट करता है। इसके ऊपर करीब 6 मुकदमे हैं। रोडवेज होल्ड अप के दर्ज है। इसके बारे में और भी जानकारी जुटाई जा रही है। एसटीएफ देहरादून में उत्तर प्रदेश के बदमाशों की तलाश में अभियान चल रही है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।